हेलो डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स, एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसी क्रम में ये नया वीडियो आप लोगों के सामने है। उम्मीद है यह आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा को। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वह था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आज उसी पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। उस वीडियो में इस विषय को आरंभ करते हुए मैंने कहा था, स्वयं व्यक्ति के अंदर या उसके वातावरण में ऐसे कई तत्व हैं जो व्यक्ति के सीखने की गति अर्थात अधिगम की गति को मंद या तीव्र कर उसे प्रभावित करते हैं। ऐसे तत्व जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कहे जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैंने कहा ऐसे तत्व जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम को तीव्र मंद या अवरोधित करते हैं, वे स्वयं व्यक्ति के अंदर हैं या उसके वातावरण में उपस्थित हैं। व्यक्ति के अंदर है स्वयं या व्यक्ति के वातावरण में उपस्थित है, इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अधिगम कर्ता के आंतरिक तत्व अर्थात आंतरिक कारक और अधिगम कर्ता के वातावरणीय तत्व अर्थात बाह्य कारक। अब यदि आंतरिक कारक की बात करें तो आंतरिक कारक वे तत्व हैं जो स्वयं अधिगम कर्ता के अंदर उपस्थित होते हैं। ये कारक या तत्व अधिगम कर्ता की शारीरिक, मानसिक, जैविक या अर्जित विशेषताएं होती हैं जो उसके अधिगम पर प्रभाव डालती हैं। यहाँ पे दोबारा से नोट करने वाली, गौर करने वाली बात है कि वे तत्व जो अधिगम कर्ता की शारीरिक, मानसिक, जैविक या अर्जित विशेषताएं होती हैं और उसके अधिगम पर प्रभाव डालती हैं, आंतरिक कारक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें तो हमारा हष्टपुष्ट शरीर। हष्टपुष्ट शरीर व्यक्ति की शारीरिक विशेषता होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा मिथ्या नहीं है। हष्टपुष्ट और स्वस्थ शरीर बालक की लर्निंग में एकाग्रता को बढ़ाकर अधिगम को गति देता है। वही विकलांगता भी व्यक्ति की शारीरिक दशा है जो व्यक्ति के अधिगम में मुश्किलें खड़ी कर देता है। स्वस्थ मस्तिष्क अधिगम उपलब्धि बढ़ाता है। वही तनाव एक ऐसी मानसिक दशा है जो अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। थकान व्यक्ति की ऐसी जैविक दशा है जो अधिगम को अवरोधित करती है एवं पूर्व ज्ञान अर्थात व्यक्ति का नॉलेजफुल होना उसकी अर्जित की गई विशेषता है जो उसके आगे की लर्निंग में हेल्प करती है। जैसे मुझे साइकिल चलाना आता है, निश्चित रूप से जब मैं स्कूटी सीखूंगी या मैं बाइक सीखूंगी या मैं कार सीखूंगी तो ये जो साइकिल चलाने का नॉलेज मुझे है, ये नॉलेज मुझे मदद करेगा। तो अब तक वर्णित तमाम तत्व जैसे हष्टपुष्ट शरीर, विकलांगता, स्वस्थ मस्तिष्क, तनाव, थकान, पूर्व ज्ञान कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के अंतर में पाए जाते हैं और उसके अधिगम पर प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं बाह्य कारकों की। बाह्य कारकों का अर्थ है अधिगमकर्ता के चारों ओर के वातावरण में उपस्थित तत्व जो अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक, चारों ओर के वातावरण में उपस्थित तत्व जैसे भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं हैं तो अधिगम सुगम हो जाता है, नहीं है तो थोड़ी तकलीफ होती है, परेशानी होती है पढ़ने या अधिगम करने में। हमारा सामाजिक पर्यावरण, हमारे आसपास के लोग, उनका व्यवहार
भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। साथ में हमारा वातावरण शोरगुल से भरा हुआ है या शांत है, यह भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण दिया गया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। बुद्धि, आयु, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, तत्परता, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, थकान, पूर्व अधिगम, वंशानुक्रम, ये कुछ आवश्यक आंतरिक कारकों की सूची है। वहीं बाह्य कारकों की सूची में विषय वस्तु, सीखने की विधि, अध्यापक के सिखाने की विधि, प्रगति का ज्ञान, अधिगमकर्ता का भौतिक वातावरण, अधिगमकर्ता का सामाजिक पर्यावरण, कुछ महत्वपूर्ण बाह्य कारकों को शामिल किया गया है। और अंत में एक और कारक लिखा है, प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा, इसका अध्ययन हम अंत में करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कारकों की श्रेणी में आता है। अब आते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले अधिगमकर्ता के आंतरिक तत्व अर्थात आंतरिक कारकों पर। 12 महत्वपूर्ण आंतरिक कारक बुद्धि, आयु, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, तत्परता, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, थकान, पूर्व ज्ञान और वंशानुक्रम का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इनमें से भी बुद्धि, आयु, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो सीधा अगले आंतरिक कारक को डिस्कस करते हैं और वो आंतरिक कारक है तत्परता। तत्परता का अर्थ होता है किसी कार्य को करने की उत्कंठा या उत्साह। साधारण बोलचाल के शब्दों में कहें तो स्वेच्छा से किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना। जिन चीजों को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं वह हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और जब हम सीखने को तैयार ही नहीं होते तो सीखना संभव नहीं हो पाता। ठीक ऐसे ही जैसे यदि आप भोजन करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप अपना हाथ भोजन की तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो खाना खुद आपके मुंह पर उछलकर नहीं आने वाला। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा खाना मुंह तक पहुंचाने के लिए। ठीक इसी तरह से सीखने के लिए भी आपका एफर्ट ही आपकी लर्निंग को सुनिश्चित करेगा। आप डांस सीखना चाहते हैं तो जब तक आप अपने हाथ पैर खुद हिलाने को तैयार नहीं होंगे, आप सीख नहीं सकते। सीखने में तत्परता के महत्व को स्पष्ट करते हुए E.L. थॉर्नडाइक ने भी कहा, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह उस कार्य में आनंद लेता है और शीघ्रता से सीख जाता है। और इसी सोच के आधार पर उन्होंने तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था। जिसे सीखने के लिए हम तैयार हैं, हम उसे आनंदित होकर के सीखेंगे। स्कूलों में विषय पढ़ते हुए यही फॉर्मूला कार्य करता है कि बच्चा तैयार होगा तो सीखने में उसको आनंद आएगा तो वह शीघ्रता से सीख जाएगा। और इस तरह से बालक की, छात्र की या किसी भी व्यक्ति की तत्परता उसके सीखने की गति को निर्धारित करती है या निश्चित करती है। अब अगले कारक पर चलते हैं, और अगला कारक जो यहाँ पर वर्णित है वह है रुचि। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि रुचि है क्या। रुचि है आनंद का भाव, या कहें कि मन को अच्छा लगने वाला भाव। रुचि किसी भी विषय से आसक्ति का द्योतक है, और यह विषय कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है। तो ऐसे किसी भी विषय से आसक्ति का द्योतक है रुचि। रुचि किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, भाव आदि से आसक्ति या आकर्षण की अवस्था है। यह आसक्ति या आकर्षण उसी विशेष विषय से होता है जो हमें आनंद देता है। अतः हम कह सकते हैं कि विषय विशेष से आसक्ति या आकर्षण में आनंद का भाव ही रुचि है।
रुचि को और अधिक स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि रुचि किसी भी व्यक्ति, कार्य या अन्य विषयों को पसंद करने या उनसे आकर्षित होने तथा उनसे संतुष्टि पाने की एक प्रवृत्ति है। अर्थात जो विषय हमें आकर्षित करते हैं या जिन विषयों को हम पसंद करते हैं उनसे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है रुचि। रुचि को क्रो और क्रो एक ऐसी प्रेरक शक्ति मानते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात रुचि यानी कि इंटरेस्ट एक प्रेरक शक्ति भी है जो किसी भी विषय या क्रिया के प्रति हमारे ध्यान को स्थापित करती है। जिस चीज में हमको रुचि होगी वहां हम अपना ध्यान लगा लेंगे। बस रुचि के संदर्भ में यही तथ्य छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाने में कार्य आता है। बच्चे को वह सिखाओ या उसे वह विषय सीखने दो जिसमें उसकी रुचि है, या किसी विषय को पढ़ाने से पहले बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न करो ताकि उस विषय में वह अपना ध्यान लगा सके। जहां ध्यान लगा वहां वह जल्दी से अधिगम करेगा, उसके अधिगम की जो स्पीड है वो तीव्र हो जाएगी। बालक की जिस विषय में रुचि होती है वह उसमें अधिक ध्यान देता है और उसे जल्दी से सीख जाता है। अब आजकल अगर देखा जाए, उदाहरण के तौर पर 1 साल का बच्चा तक मोबाइल हैंडल कर लेता है क्योंकि वो मोबाइल उसे आकर्षित करता है, वो उसे आनंदित करता है। और वही बच्चा 3 साल का होने पर जब स्कूल जाता है तो उसे वर्णमाला, शब्द और आधारभूत गणितीय संक्रियाओं में भी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसकी रुचि इस पर जागृत नहीं हुई है। जो स्कूली विषय होते हैं उन पर जागृत नहीं हुई है। इसलिए सबसे पहले विद्यालय में या नई कक्षा में आने वाले बच्चे या बच्चे को कोई नया पाठ या नया विषय पढ़ाते हुए सर्वप्रथम उनमें रुचि जागृत करनी होती है। रुचि और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। जिस विषय में हमारी रुचि है, जो विषय हमें आनंद देते हैं, उन्हें हम जल्दी से सीख जाते हैं, और जिन विषयों में हमारी रुचि नहीं होती उनको सीखने में परेशानी होती है। तो इस तरह से रुचि हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कारक पर, और अगला कारक है अभिवृत्ति अर्थात एटीट्यूड। अभिवृत्ति के संदर्भ में जो बात आप ध्यान रखेंगे वह है कि अभिवृत्ति व्यक्ति की अर्जित की गई विशेषता है और इसका अर्जन वह अपने अनुभवों से करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अभिवृत्ति है क्या? अभिवृत्ति है व्यक्ति का दृष्टिकोण पर आधारित व्यवहार। जो व्यक्ति का दृष्टिकोण होगा वैसा वह व्यवहार करेगा किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। मेरे लिए अच्छा है तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार, किसी दूसरे के लिए नकारात्मक है, कुछ गलत एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, नजरिया है, तो उसके साथ वैसा व्यवहार। तो अभिवृत्ति है व्यक्ति का दृष्टिकोण पर आधारित व्यवहार। व्यक्ति का किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी प्रक्रिया, किसी घटना आदि के लिए ऐसा दृष्टिकोण जो उन वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, प्रक्रियाओं आदि के प्रति उसका व्यवहार निर्धारित करता है। वास्तव में अभिवृत्ति एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक दशा है जिसके अंतर्गत किसी भी विषय या परिस्थिति के प्रति व्यक्ति का नजरिया आता है और उक्त विषयों या परिस्थितियों के संदर्भ में वह अपने नजरिए के अनुरूप व्यवहार करता है। इस बात को अपने ध्यान में आप लोग बैठा लेंगे कि अभिवृत्ति दृष्टिकोण या नजरिया मात्र नहीं है। एटीट्यूड हमारा दृष्टिकोण या नजरिया मात्र नहीं है, यह दृष्टिकोण पर आधारित व्यवहार है किसी भी संदर्भ के प्रति या किसी भी विषय के प्रति। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे
कि हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के जो डीएम साहब हैं वर्तमान में, श्री मंगेश घिल्डियाल जी, उनके बारे में, उनकी सौम्यता, सरलता, सहजता और उनके डाउन टू अर्थ लिविंग स्टाइल के बारे में आए दिन कहीं ना कहीं से पढ़ते और सुनते रहते हैं। बस यही सब हमारा उनके प्रति नजरिया बन गया। अब अचानक अगर वो कल मेरे सामने आते हैं तो निश्चित रूप से मेरा व्यवहार उनके लिए रिस्पेक्टफुल होगा। तो ये मेरा एटीट्यूड रहा, दृष्टिकोण पर आधारित जो व्यवहार मैंने उनके साथ किया, यह मेरा एटीट्यूड होगा डीएम साहब के प्रति। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो सांप एक ऐसा जीव है जो काट ले तो मौत की नींद सुला देता है, यही सुन सुनकर हम बड़े होते हैं। सांप के लिए नजरिया बना लिया हमने, एक दृष्टिकोण बना लिया, डरावना सा जीव है। अचानक सांप सामने आ जाए तो हाय तौबा मचा देते हैं। दिस इज अवर एप्टीट्यूड टूवर्ड्स सांप, चाहे वह जहरीला है या नॉर्मल है। जो सांप हम देखेंगे हम हाय तौबा ही मचाएंगे, शोर मचाएंगे, उसे मारने का प्रयास करेंगे, बिना ये जाने कि वास्तव में वह हमारे लिए नुकसानदायक था या नहीं। तो ये एक पर्टिकुलर जीव के लिए हमारा दृष्टिकोण हो जाता है। तो अभी ऊपर के उदाहरणों में हमने देखा कि एक व्यक्ति के लिए सकारात्मक एटीट्यूड था और एक जीव के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण हमारा था। इस तरह प्रकृति के आधार पर मोटे तौर पर दो प्रकार की अभिवृत्तियां पाई जाती हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति। अधिगमकर्ता की सकारात्मक अभिवृत्ति अधिगम के स्तर व गति को बढ़ाती है। सकारात्मक अभिवृत्ति अधिगमकर्ता को विषय के नजदीक ले जाती है, किसी भी विषय को सीखने का उत्साह भर देती है, अधिगमकर्ता को सीखने के लिए सक्रिय बना देती है। इससे अधिगमकर्ता की जो लर्निंग है वो तीव्र हो जाती है, शीघ्रता से बच्चा सीख जाता है। और अधिगमकर्ता की नकारात्मक अभिवृत्ति अधिगम के स्तर व गति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे विषयों को पढ़कर क्या होगा, कुछ नहीं होता। जो लोग पढ़ते नहीं, जो लोग विद्यालय नहीं जाते, क्या उनका जीवन नहीं चलता? ऐसे विचार कई बच्चे बोल देते हैं। पढ़ाई के प्रति उनका जो ये नजरिया है, पढ़ाई के प्रति उनका ये नजरिया पढ़ाई के लिए उनके व्यवहार को उदासीन बना देता है और फिर वह मन से नहीं पढ़ पाते, पढ़ने से बचते हैं और इससे उनके अधिगम में अवरोध आ जाता है। इसी तरह कुछ विषयों के लिए हमारा दृष्टिकोण बन जाता है कि कठिन विषय है और उन विषयों से भी हम बचने की कोशिश करते हैं, जिससे अधिगम अवरोधित हो जाता है। वहीं बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन्हें पढ़ते हुए हम आनंद का अनुभव करते हैं, जिनको पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि ये हमारी स्वर्णिम भविष्य की नींव है और ऐसा दृष्टिकोण बनाने से हमारा व्यवहार भी पॉजिटिव हो जाता है। हम उस विषय को बड़े चाव से पढ़ने लग जाते हैं, जागरूकता से पढ़ने लग जाते हैं, सक्रियता से पढ़ने लग जाते हैं और उस विषय को शीघ्रता से सीख जाते हैं। तो इस तरह हमारा एटीट्यूड हमारे अधिगम पर प्रभाव डालता है, हमारे अधिगम की गति को नियमित करता है। अब बात करते हैं अगले कारक की, और वो कारक है अभिक्षमता अर्थात एप्टीट्यूड। अभिक्षमता भी उन महत्वपूर्ण कारकों में से है जो व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम को तीव्र, मंद या अवरोधित करते हैं। अभिक्षमता व्यक्ति में जन्मजात होती है। किसी व्यक्ति की किसी कार्य विशेष को सफलतापूर्वक कर सकने की क्षमता या योग्यता, और वो भी जन्मजात क्षमता या जन्मजात योग्यता, अभिक्षमता कहलाती है। यहाँ पर कार्य विशेष का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष कार्यों को सर्वोत्तम ढंग से कर पाने की तीव्र अभिक्षमता अर्थात जन्मजात क्षमता पाई जाती है।
और यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को अपनी उस विशेष क्षमता का पता भी न हो। जैसे कई व्यक्तियों में गायन, लेखन, अभिनय, नृत्य, गणित, साहित्य के क्षेत्रों की विशेष अभिक्षमताएं होती हैं, और यदि इन अभिक्षमताओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाए तो व्यक्ति उस विशेष क्षेत्र के संदर्भ में बहुत शीघ्रता से सीख जाता है। आप एक कक्षा में जाकर गायन और संगीत सिखाना शुरू कर दीजिए। कुछ बच्चे शीघ्रता से सीखेंगे क्योंकि उनमें गायन और संगीत के लिए जन्मजात अभिक्षमता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जिस क्षेत्र में अभिक्षमता जितनी उच्च होगी, वह उस क्षेत्र से संबंधित अधिगम उतनी ही तीव्रता से करेगा। भाई मैं जन्मजात जिस फील्ड में अच्छा करने का टैलेंट रखती हूँ, अगर उस विशेष क्षेत्र से संबंधित अधिगम मुझे करवाया जाए तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से वह तीव्र और शीघ्र अधिगम होगा। तो इस तरह से हमारा जो अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड है, वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। अगला कारक है थकान। थकान एक जैविक कॉन्सेप्ट है और हर व्यक्ति इसे महसूस करता है, कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। थकान व्यक्ति के ध्यान और एकाग्रता को कम कर देती है। थकान के वक्त व्यक्ति की एक ही प्रबल आवश्यकता होती है और एक ही इच्छा होती है, रेस्ट की, आराम की। भाई थका हुआ व्यक्ति क्या चाहता है? सिर्फ आराम करना। और हम उससे सीखने की अपेक्षा करें, अधिगम की अपेक्षा करें, तो वो संभव नहीं होगा। होगा भी तो बिल्कुल बाधित होगा या बिल्कुल ही मंद गति से होगा। तो इस तरह से थकान भी अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। आंतरिक कारकों में अंतिम महत्वपूर्ण कारक जो मैंने लिया वह है पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग, और इसको हम पूर्व ज्ञान भी कहते हैं, प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। यदि कक्षा में बच्चे के पूर्व अधिगम या पूर्व ज्ञान अर्थात जो वह पहले से जानता है से कोरिलेट कर नई चीज बच्चे को बताएंगे तो वह जल्दी सीखेगा। और अचानक से कोई नया और बिल्कुल अननोन टॉपिक बच्चे के सामने रख देंगे तो उसे लर्न करने में, उसे सीखने में बच्चे को कठिनाई होगी। किसी भी व्यक्ति या छात्र का पूर्व अधिगम नए ज्ञान का अर्जन करने में सहायता करता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट से 2-2.5 साल के बच्चे को अंग्रेजी वर्णमाला सिखाने की हम कोशिश करते हैं, यह सोच के कि 2-2.5 साल के बच्चे ने अपने परिवेश में एप्पल, बॉल, कैट को देखा है और वह इन्हें जानता भी है, पहचानता भी है। तो बच्चे के इस पूर्व ज्ञान का प्रयोग हम उसकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू करने के लिए करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले, ज्योग्राफी में बच्चे के आगे हम एक दिन जाएं और अचानक से सीधा बोल दें आकाशगंगा, तो बच्चा तो उसे गंगा नदी की कोई ब्रांच समझ लेगा, सहायक नदी समझ लेगा। इसके लिए हम बच्चे को याद दिलाएंगे आकाश, आसमान में स्थित सूर्य, चंद्रमा, तारे, अन्य खगोलीय पिंड, और तब जाकर आकाश गंगा का कॉन्सेप्ट रखेंगे। बच्चा तुरंत कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेगा अपना आकाश गंगा के लिए। यही तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र भी है कि जो बच्चा पहले जानता है उसका सहारा लेके, उसकी हेल्प लेके, जो वह नहीं जानता, जो उसके लिए अज्ञात है, उस तरफ चले, उसको वो सब चीजें बताएं, उसका परिचय करवाएं। हम साइकिल चलाना सीख लें तो साइकिल चलाने का नॉलेज बाइक सीखने, स्कूटी सीखने, यहाँ तक कि 4 पहियों की कार सीखने में भी काम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि नए प्रकरण को यदि छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए छात्रों के सम्मुख रखा जाए तो उसके लिए अधिगम आसान हो जाएगा। लेकिन बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी
कभी कभी यह भी होता है, भले ही कम होता है, लेकिन यह भी होता है कि पूर्व ज्ञान नई चीज को सीखने में बाधा भी उत्पन्न कर देता है। जैसे साल भर हम तारीख के पीछे डालते थे सन के रूप में 2019, अब आ गया 2020, अब तो चलो वो दिक्कत खत्म हो गई, लेकिन जनवरी फरवरी तक ये प्रॉब्लम हमारे सामने रहती थी। हम 2020 आने पर भी कई बार तारीख डालने के बाद जब सन डालते थे तो 2019 ही डाल देते थे। नए ईयर को, नए साल को अडॉप्ट करने में परेशानी पैदा कर रहा था कौन? हमारा पूर्व अधिगम, प्रीवियस नॉलेज, 2019 लिखने की जो आदत। खैर, कक्षा में यह अध्यापक की ड्यूटी होती है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान दे, ताकि छात्रों का अधिगम आसान बन सके, सरल बन सके। तो बच्चों, ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। इस वीडियो के साथ ही एक दूसरी वीडियो भी आप लोगों के लिए प्रेषित कर रही हूँ, जिसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों पर चर्चा होगी। तब तक आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग इस पूरे वीडियो को, इस टॉपिक को ढंग से देखेंगे, सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, चिंतन करेंगे, और उसके बाद अगर कोई शंका आप लोगों के मन में आती है तो मेरे साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए प्रणाम।